तो अमेरिका और इजरायल ने दुनिया को एक और युद्ध के तरफ ढकेल ही दिया है। 28 फरवरी यूएस और इजरायल एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक लॉन्च करते हैं ईरान के खिलाफ। इसका नाम पेंटागन ने रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजरायल स्ट्राइक की शुरुआत करता है सुबह 8:10 पर लोकल तेहरान टाइम, और उसके बाद यूएसए अपने बेसिस से और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से भी धमाके बोल देता है। मल्टीपल एक्सप्लोजन की खबर आ रही है तेहरान से, इस्फहान से, तबरीज से और दूसरे शहरों से भी ईरान के। तेहरान की अगर हम बात करें तो 4 की टारगेट्स पर अटैक किया गया फर्स्ट वेव में। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस पर धावा बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया। एक स्कूल पर भी मिसाइल गिरा, जहां 50 से ज्यादा स्कूल गर्ल्स के मारे जाने की अभी खबर आ रही है। अगर आप खबरों की बात करें तो ईरान से अभी खबर बाहर निकलना काफी मुश्किल है। इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां जो रिपोर्ट की जा रही है सिर्फ 4% तक की रह गई है। तो उस देश में अभी एक इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है, नियर टोटल ब्लैकआउट चल रहा है। जो स्ट्राइक्स की बात करें तो प्रेसिडेंशियल पैलेस जो कंपाउंड है और जो सुप्रीम लीडर खमीनी का जो रेजिडेंस है उस पर भी धावा बोलने की कोशिश की गई है। अब इजरायली ऑफिशियल्स की माने तो उन्होंने कंफर्म किया है कि खमीनी और जो प्रेसिडेंट है ईरान, उनके जो घर है, उनके जो पैलेस कंपाउंड है, उन पर अटैक किया गया है, क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन यह था कि सरप्राइज अटैक पर इन पर निशाना बोल देते हैं, क्योंकि बाद में ऑब्वियसली सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहेगा। उधर इजरायल की जो चैनल 12 है वो रिपोर्ट कर रही है कि उनको काफी ज्यादा सक्सेस मिला है इरानियन लीडरशिप पर हमला बोलकर। अब एग्जैक्टली कितना सक्सेस मिला है, कौन मारा गया है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर हम ईरान के स्टेट मीडिया की बात करें तो वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सेफ हैं और खमीनी भी, उनके बारे में कोई खबर नहीं दी गई है, लेकिन जो रस्ते हैं जो खमीनी के कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं उन्हें पहले से ही सील कर दिया गया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्हें पहले ही एक सेफ लोकेशन में शिफ्ट कर दिया। As far as I know, yes, they are alive. And the head of judiciary as well, the head of the speaker of parliament as well, all high-ranking officials are alive. लेकिन अब आता है जो पलटवार हुआ है। ये दूसरे मिडिल ईस्ट देश नहीं है जो ये अटैक चुपचाप सहन कर लेंगे। ईरान ने पहले भी बोला था कि अगर हमारे ऊपर धावा बोला जाएगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। इस बार जो रिटेलिएशन का टाइम लगा वो बहुत ही कम था। लगता है कि ईरान इस बार बिल्कुल तैयार था। बिना समय गवाए उन्होंने भी लॉन्च कर दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अब ये मल्टीपल वेव बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इन्होंने लॉन्च किए यूएस मिलिट्री बेसिस जो गल्फ में स्थित है। बेसिकली अमेरिकन एसेट्स जो मिडिल ईस्ट में हैं, पहले उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई है। हमारे पास कंफर्मेशन है कि यूएस बेसिस जो 5 देशों में है, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक। बहरीन की अगर हम बात करें तो यूएस नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला गया। यह कंफर्म्ड हिट है। बहरीनी अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि हेडक्वार्टर्स पर एक मिसाइल स्ट्राइक हुआ है। वहां स्टेट ऑफ इमरजेंसी को भी घोषित कर दिया गया है। अगर हम यूएई की बात करें तो अल दफरा एयरबेस जो कि अबू धाबी स्थित है, वहां भी स्ट्राइक है और श्रैपनेल से एक बंदे की मारे जाने की भी वहां खबर ऑलरेडी आ चुकी है, वो कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। कतर की बात करें तो अल उदीद एयरबेस जो जहां अमेरिका के सारे एसेट्स वहां स्थित होते हैं, उसके तरफ धावा बोला गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था बिफोर दे कुड हिट द बेस। लेकिन वहां धमाके सुने गए हैं। अब वहां कितना डैमेज हुआ है वो असेसमेंट अभी चल रहा है। और कुवैत में भी अल सलीम एयरबेस को टारगेट किया गया है। वहां एक्सप्लोजन और सायरन की खबर आ रही है। तो इस बार ईरान पीछे नहीं हट रहा है। पूरे एग्रेशन से जो हम देख रहे हैं अटैक कर रहा है। जॉर्डन में भी यूएस फैसिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश की गई है। ऑल्दो जो खबर आ रही है जॉर्डन से कि उनके पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स ने ये जो मिसाइल्स हैं वो शूट डाउन कर लिए गए हैं। सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में भी एक्सप्लोजन की खबर आई है। सबसे बड़ा जो अगर आप इंटरनेशनल खबर की बात करें तो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट, उसको इंडेफिनिट काल के लिए अभी बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है दुनिया भर के एयर ट्रैफिक पर अब इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। उधर हुतीज जो है यमन में, उन्होंने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है ईरान की तरफ से, तो वो भी अपना कार्यक्रम वहां आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्लियरली ये सिचुएशन अभी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। अगर आप एयर स्पेस की बात करें तो ईरान, इजराइल, इराक, कतर, कुवैत, यूएई,
पूरा एयर स्पेस अभी खाली हो चुका है, दर्जनों से ज्यादा फ्लाइट सस्पेंड हो चुकी हैं, और यह सब इसलिए हो पा रहा है। और बहुत लोग इस बात को लेकर काफी सरप्राइज्ड हैं कि क्या अमेरिका ने इसे एंटिसिपेट नहीं किया। नहीं, बिल्कुल एंटिसिपेट किया है, क्योंकि ईरान के पास भी एक हाईली एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और कुछ तो इतने तेज हैं कि उनको शूट डाउन करना काफी मुश्किल हो जाता है। इजराइल के आयरन डोम ये फेल कर चुका था जब पिछली बार ये 12 दिन का युद्ध हुआ था। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में एपिसोड करके भी बताया था। अब आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट पर, यह सब हो क्यों रहा है। यह दूसरी बार है दैट यूएस मिलिट्री स्ट्राइक कर रही है ईरान के ऊपर एक साल के अंदर। यह काफी अनप्रेसिडेंटेड है। याद रखिए, जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए। इजराइल के 12 दिन के युद्ध के समय ट्रंप ने उस समय डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे बड़े बड़े विशाल बॉम्ब्स सक्सेसफुल हो चुके हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने कंप्लीटली टोटली ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जो क्लासिफाइड असेसमेंट्स हैं, उससे जो लीक्ड असेसमेंट्स है, उससे पता चला कि सिर्फ कुछ क्षति पहुंचाई गई थी। ईरान को आपने पीछे ढकेल दिया था, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम आपने तबाह नहीं किया था। और ईरान ने अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम था उन साइट्स से पहले से ही हटा दिया था। तब से ट्रंप एक पैरेलल ट्रैक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में आकर थ्रेटन करते हैं, मैं मिलिट्री एक्शन लूंगा, लेकिन चुपचाप उधर अपने ऑनवॉइस को भी भेजते हैं कि जाओ बातचीत करो, कोई एक न्यूक्लियर डील करके निकालो मेरे लिए। जनवरी 2026, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जब ईरान में एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट होती है, जब वहां के लोग आयतुल्लाह खमीनी के पूरे जो शासन है, उस रजीम है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। एक ब्रूटल सप्रेशन होता है। कोई कहता है 7,000, कोई कहता है 40,000 तक लोग मारे गए हैं इस ब्रूटल क्रैकडाउन पर। इस पर डिटेल में हमने आपको बताया था कि यह प्रोटेस्ट इतना नया क्यों है, इतना ज्यादा अग्रसर क्यों है। यह प्रोटेस्ट पूरे जड़ हिला दी थी खमीनी रजीम की। अब उसी समय ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी चाल खेली थी। वेनेजुएला में प्रेसिडेंट मडुरो को वहां से अगवा कर लिया था, अमेरिका लाया गया ट्रायल के लिए। तो इतने कॉन्फिडेंस में थे तब ट्रंप ने तब बोला था कि इरानियन रजीम के साथ भी मैं ऐसा ही कुछ करूंगा। प्रोटेस्टर्स को बोला था कि मैं तुम्हारे लिए मदद भेज रहा हूं, तुम पीछे मत हटना, इस रजीम को तुम नीचे गिरा कर ही रखना। उसी समय से बिल्डअप का जो कार्यक्रम है, उसी समय से अटैक का जो कार्यक्रम है, तब से ही शुरू हो चुका था। शिप्स को अपने पोजीशन में डाला जा रहा था। और उधर ट्रंप ने अपना जो ड्रामा था कि नहीं मैं बातचीत करूंगा, मैं शांति का हल निकालूंगा, वो चलता रहा। 3 राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स हो गए जिनीवा में। 2 दिन पहले तक टॉक्स चल रहे थे। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो मीडिएटर थे, वो वॉशिंगटन में आके बोल रहे थे कि बहुत बहुत पास आ चुके हैं हम एक डील के लिए। लेकिन फ्राइडे को ट्रंप कहते हैं कि नहीं भैया, वो तो खुश नहीं है इन सब बातचीत से, और उसी के कुछ घंटे बाद बम गिरना शुरू हो जाते हैं। तो क्या यह एक पार्ट ऑफ प्लान था? क्या बातचीत सिर्फ तैयारी के लिए, उसको डिले करने के लिए था, किसी एक सेंस ऑफ ललनेस हो जाए कि नहीं बातचीत हो रहा है, हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा? क्या यह डेट पहले से फिक्स था? बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह पूरा एक फिक्स्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग यह अटैक हुआ है। जल्दी से बात कर लेते हैं, ट्रंप कह क्या रहा है और असल रीजन क्या है इस पूरे ड्रामे के पीछे, इस पूरे युद्ध के पीछे। ये जो ऑपरेशन शुरू होता है, इसके कुछ ही घंटों के अंदर 8 मिनट का एक वीडियो ट्रंप रिलीज करते हैं। इसे एक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन बोला गया है। तो ये अभी ये सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है। 4 गोल बताए गए हैं अमेरिका के इस पूरे अटैक में। नंबर 1, जो ईरान का मिसाइल सिस्टम है, जो कि काफी एडवांस्ड है, उसे पूरे तरीके से ध्वस्त करने का एक एजेंडा रखा गया है। दूसरा, ईरान की नेवी को कंप्लीटली हटाने का, डिस्ट्रॉय करने का है, जिससे कोई भी शिपिंग रूट को वो ब्लॉक ना कर पाए। नंबर 3, सारे जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, हुतीज है, अब इनको जड़ से निकाल देना है। और नंबर 4, ये इंश्योर करना कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना हो। अब ये दिलचस्प बात है क्योंकि ये चीज तो आप पहले ही कर चुके थे। आपने तो अटैक कर दिया था अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के साथ, तो अब ये फिर से क्यों अटैक कर रहे हो, ये दूसरी बात है। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. लेकिन ये मिलिट्री गोल्स को छोड़ के भी ट्रंप एक बड़ा गेम यहां खेलना चाहते हैं, और वो है रजीम चेंज का ईरान में। उन्होंने इरानियंस को अब बोला है कि भैया देखो, अब तुम्हारा समय आ गया है, सरकार को तुम्हें गिराना है,
आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है। और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जिनके वजह से ये सरकार उनकी खड़ी है आयतुल्लाह खमेनी के, उनको भी कहा है अभी हथियार डाल दो, इम्यूनिटी दे देंगे, नहीं तो मरना तुम्हारा पक्का है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कैजुअलिटीज अमेरिका के तरफ से भी होगा। अब यह काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसका मतलब है कि अमेरिका क्या कोई ग्राउंड इन्वेजन, बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में भी सोच रहा है। अगर ऐसा ट्रंप ने किया तो इसका काफी ज्यादा विरोध होगा अमेरिका में। आपको कोई महाज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, यह बात ट्रंप भी जानता है कि अगर एक भी अमेरिकन सोल्जर की जान जाती है इस युद्ध में, जिसको कोई अमेरिकन खास चाहता नहीं है, तो काफी ज्यादा विपक्ष बनेगा उनके खिलाफ, उनके करियर की सबसे ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है। तो तब भी इतना बड़ा रिस्क वो ले क्यों रहे हैं? यह चीज है जिसके बारे में ट्रंप आपको बताएगा नहीं, जिसके बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। जो ट्रंप ने नहीं कहा वो यह है कि ईरान से कोई भी इमिनेंट थ्रेट अमेरिका को नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है जिसे कांग्रेस, पब्लिक या मीडिया के सामने रखा गया हो, जिससे ईरान इज अ क्लियर डेंजर टू अमेरिका और अमेरिकन इंटरेस्ट। उनके खुद के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2025 में कंक्लूड कर लिया था कि ईरान अभी कोई आईसीबीएम नहीं बना रहा है जो अमेरिका को थ्रेटन कर सकता है। और यह भी बात क्लियर हो चुकी है कि कोई भी न्यूक्लियर वेपनाइजेशन के ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाए हैं। भाई बोलने के लिए तो 10-15 साल से इजराइल बोले जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना चुका है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। साथ ही कांग्रेस के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है। जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस है उन्होंने बताया है कि उनको कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं दी गई है। यह एक इंसान अपनी मनमर्जी का कर रहा है, लेकिन अमेरिका का संविधान कांग्रेस को हक देता है कि किसी देश के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया जाए या ना किया जाए। ट्रंप ने इसको पूरी तरीके से बाईपास किया है, इसके लिए भी उसे शायद फिर से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये जो एक्शन है, काफी लोग इसे इराक 2003 से कंपेयर कर रहे हैं। याद करिए 2003 बुश ने बोला था कि मशरूम क्लाउड्स होंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। 2026 में भी ट्रंप वार्न कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल्स पर अटैक करेंगे। प्लेबुक वही है, विजुअल्स थोड़े से अलग हो गए हैं। अलग इसमें यह है कि 2003 में कम से कम इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट तो किया गया था, दुनिया को एक झूठ बेचा गया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 2026 में यह ढकोसला एकदम ओपनली चल रहा है। इंटेलिजेंस एक्टिवली बोल रही है भाई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, आपको क्यों अटैक करना चाहिए, तब भी अटैक हो रहा है। 2003 में बुश के पास कम से कम एक कोalition ऑफ द विलिंग था, माने कुछ तो देश थे जो आपस में मिलकर कहा कि नहीं हम अटैक करेंगे। यहां तो 2026 में सिर्फ इजराइल खड़ा है और इन लोग पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाए हुए हैं। यहां तक कि यूके ने अमेरिका को, उसके बॉम्बर्स को अपने इंडियन ओशन में बेसिस इस्तेमाल नहीं करने दिए थे 2025 में। इतना पुराना एलाई B2s को 18 घंटे फ्लाई करना पड़ा यूएस मेनलैंड से मिशन अकम्प्लिश करने के लिए। तो एक समय कम से कम एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी थी। इस समय तो ट्रंप और ट्रंप की टीम जो नहीं, एक्चुअली ट्रंप की टीम भी इस बात से सहमत नहीं है। वहां वैंस और कीट हेडसेट पूरे मीडिया को कह रहे हैं नहीं हम ईरान के साथ युद्ध नहीं है, हमें तो सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ दिक्कत है। उधर ट्रंप अपने ही लोगों को कॉन्ट्रडिक्ट करके बोल रहा है नहीं हमें रेजिम चेंज भी वहां करना चाहिए। तो कोई किसी को नहीं मालूम है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड क्या कर रहा है मालूम नहीं है, बस अटैक हो रहा है। अमेरिका याद रखिए हमेशा से ही एक रेजिम चेंज तो चाहता आया है। 1979 के इरानियन रेवोल्यूशन से ऐसा होता आया है और डेकेड से एक ही बात बोली जाती है कि मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर नहीं हो सकता है, इसके लिए अमेरिका काम करेगा। हां, इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर हो सकता है और इजराइल अपने तरीके से पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश करता आया है कि ईरान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब, अरे बस बना ही लिया, अरे बस बन ही गया है, 15 साल से बस बन ही गया है। और अभी पिछले 12 दिन के जो युद्ध में है न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की एक और कोशिश की गई। तो बार बार इजराइल कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को कि नहीं तुम आओ, तुम हमें बचाओ, तुम बंकर बस्टर बॉम्ब लगाओ, तुम उनके ऊपर और अटैक करो। ट्रंप ने तो अपने पहले टर्म में मना कर दिया था, उसने कहा था कि मैं कोई नया युद्ध नहीं शुरू करूंगा, मिडिल ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं शुरू करूंगा। वो तो कहता है आई एम द मैन ऑफ डील, आई नो द आर्ट ऑफ डील। तो ट्रंप जैसा इंसान जो इस बात पर बड़े बड़े डींगे मारता था कि वो युद्ध नहीं शुरू करता है, उसने ऐसा किया क्यों, जबकि वो जानता है कि इसमें अमेरिकन ट्रूप्स की जान भी जा सकती है। ट्रंप के हृदय परिवर्तन के पीछे 3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कारण एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल्स के वजह से ट्रंप को इतनी ज्यादा दिक्कतें आ चुकी हैं और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको एप्स्टीन फाइल से भी ज्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहिए। वैसे एक अमेरिका में पिक्चर भी बनी थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, वैग द डॉग। उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट एक पूरा का पूरा वॉर छेड़ देते हैं एक सेक्स स्कैंडल से अटेंशन हटाने के लिए। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, जो टैरिफ
वॉर छेड़ के रखा था। ट्रंप का सबसे बड़ा पॉलिसी डिसीजन यही था कि मैं दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा और दुनिया मेरे कदमों पर होगी, जिसको ट्रंप के ही सुप्रीम कोर्ट, ट्रंप के ही अपॉइंटेड जजेस ने उलट दिया, उसके अगेंस्ट रूलिंग दे दी, उसको मना कर दिया कि आप ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकते हो। तो पॉलिटिकली उनका जो स्टेचर है वो धीरे 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 सिकुड़ रहा है और अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की जो इच्छा है उससे भी ये अटैक लिंक्ड है। उधर उनके प्रिय मित्र नेतन्याहू, उनके भी दिक्कतें बढ़ी जा रही हैं। इजराइल में उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, करप्शन एलिगेशन है, ऑपोजिशन उनका गला पकड़ी हुई है और इसीलिए कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने बुलाया, ये देखिए कि मुझे इंटरनेशनली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इजराइल में भी इलेक्शन आ रहा है। तो नेतन्याहू भी जानता है कि उसका समय खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। इसीलिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि लगता है किसी ने जबरदस्ती अमेरिका को इस युद्ध में ढकेला है। Perhaps, it was others who dragged the United States for their own benefits into this, conflict. चलिए, ये तो हो गई अमेरिका और इजराइल की बात, ईरान की बात, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात। इससे आपको और हमें क्या लेना देना है? सबसे पहले तो तेल से लेना देना है। 20% ऑलरेडी प्राइसेस सर्ज कर चुकी हैं। ब्रेंट क्रूड जो है वो $80 प्रति बैरल हो चुका है और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मेज को रोका जाता है, जहां से 20% ग्लोबल ऑयल और एलएनजी आता है, अगर उसको फुली ब्लॉक कर दिया इरानियन माइंस और सीजर्स की वजह से, तो $120 प्रति बैरल जा सकता है तेल का दाम। एविएशन जो है, हमने पहले ही आपको बताया कि कैसे दुबई का एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, वो कंप्लीटली बंद हो चुका है। उसके ऊपर ईरान, इजराइल, जॉर्डन, गल्फ, यूएई, कतर, बहरीन, बेसिकली एक लॉजिस्टिकल होल बन चुका है। वो ब्लैक होल है। यूरोप और एशिया के बीच में अभी कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ रहा है। मैरीटाइम जो ट्रेड है वो भी कोलैप्स कर रहा है क्योंकि सारी शिपिंग कंपनीज ने पर्शियन गल्फ और रेड सी को अब अवॉइड करना शुरू कर दिया है। और ये जो पूरा रीजनल वॉर है ये एक्सपैंड कर चुका है क्योंकि देखिए यूएस बेसिस जो बहरीन, कतार, यूएई में अटैक किया गया है, तो क्या ये देश अब चुप बैठेंगे? क्या ये देश भी अब इस पूरे वॉर को ज्वाइन कर लेंगे? इन लोग भी फिर अटैक करना शुरू कर देंगे ईरान के ऊपर? ये देखने वाली बात है। यूएई, कतर ने थ्रेटन तो किया है कि हम भी अटैक करेंगे। वहां सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम भी यूएस के साथ इस वॉर में ज्वाइन करेंगे। फ्रांस ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने पार्टनर्स को हेल्प करने के लिए यहां आएंगे। British planes are in the sky today as part of coordinated regional defensive operation. तो ये एक लॉन्ग वॉर बन सकता है। पेंटागन ने जो संकेत दिए हैं ये 1 दिन 2 दिन नहीं, एक मल्टी डे, मल्टी वीक ऑपरेशन हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो ईरान की तरफ से कौन लड़ता है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वो कहते हैं, हिजबुल्लाह क्या कर पाएगा, हुतीस क्या कर पाएगा, क्योंकि याद रखिए इनकी शक्ति ऑलरेडी इजराइल ने काफी कम करके रखी है। तो इनकी कितनी कैपेसिटी है, कितने शिप्स ये ब्लॉक कर सकते हैं, कितने स्ट्रेट्स को रोक सकते हैं, ये देखने वाली बात है। उधर इजराइल 70,000 रिजर्व सोल्जर्स को अब वापस बुला रही है। उनका बेन गुरियन एयरपोर्ट को अभी तक बंद कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप का खुद का मेगा बेस इस चीज से खुश नहीं है। वो इसे स्टूपिड फॉरेन वॉर कह रहे हैं। ट्रंप को इलेक्ट किया गया था युद्ध रुकवाने के लिए, ये तो युद्ध शुरू कर रहे हैं। अंत में कुछ सवाल जिसका जवाब हम ढूंढते रहेंगे यहां देशभक्त पे। ईरान का चेन ऑफ कमांड अभी सही है या नहीं है, इंटैक्ट है या नहीं है, खमीनी को कोई चोट पहुंची है या वो इफेक्टिवली लीड कर पा रहे हैं अपने देश को, इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको क्या अमेरिका डिग्रेड कर पाई है या उनके पास अभी भी 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो वो अगले कुछ दिनों में इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कितना रोका जाएगा? 20% ग्लोबल ऑयल यहां से निकलता है तो क्लियरली ये जो नेवल माइंस हैं उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। हिजबुल्लाह, हुतीज वो कितना एस्केलेट कर पाएंगे? ऑर्डिनरी इरानियंस क्या इस समय रिवोल्ट कर पाएंगे? चलिए ठीक है, खमीनी की रजीम काफी ज्यादा डिक्टेटोरियल है, लेकिन क्या लोग अपनी जान बचाएंगे अभी या अभी रेवोल्यूशन करेंगे ईरान में? यह भी देखने वाली बात है। लोग कह रहे हैं कि अभी तो जान बचाएंगे, अभी प्रोटेस्ट कहां करेंगे? सड़कों पर। एक और सवाल जो भारत पर भी उठ रहा है, एक नरसंहार के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं इजराइल के साथ खड़े रहने का एक कस्मे वायदे खाए जाते हैं और उसके कुछ ही घंटों बाद इतनी बड़ी जंग वहां छिड़ जाती है। तो मिडिल ईस्ट में जो हमारी गुडविल थी वो तो अब स्वाहा हो चुका है उसका। फैक्ट तो यही है कि अगर आप इतिहास देखो तो इतिहास में आपको ऐसा कोई सक्सेसफुल रजीम चेंज नहीं मिलेगा जो आपने हवा से बम गिराकर देश में सत्ता पलट कर दी हो। तो अगर ट्रंप
बम गिराने से आगे बूट्स ऑन द ग्राउंड करते हैं, अमेरिकन सोल्जर्स को ईरान के अंदर भेजते हैं, तो शायद उनके करियर की सबसे बड़ी भूल भी यह हो सकती है। युद्ध किसी को नहीं चाहिए, डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियनिज्म भी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को दरकिनार करके अमेरिका और इजराइल अपनी कर रहा है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है।